राधिका, राधिका कहाँ पर हो तुम? शिल्पा की आवाज सुनकर राधिका अपने कमरे से पढ़ाई छोड़कर बाहर आती है। भाभी आपने मुझे बुलाया? सुनो राधिका, मेरी साड़ी प्रेस कर दो, मुझे कहीं जाना है। ठीक है भाभी, अभी करती हूँ। राधिका शिल्पा की साड़ी प्रेस करने चली जाती है। जैसे ही वो प्रेस कम करती है तभी उसे उसकी दूसरी भाभी आवाज लगाने लगती है। अरे राधिका, राधिका कहाँ हो तुम? हाँ भाभी बोलो, यहाँ पर हूँ मैं, भाभी की साड़ी प्रेस कर रही हूँ। कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, कहाँ थी तू? अरे सुबह से तूने नाश्ता ही नहीं बनाया, यहाँ भूख से जान निकल रही है हमारी। भाभी कल मेरा एग्जाम है, बस उसी की तैयारी कर रही थी, तभी शिल्पा भाभी ने ये काम दे दिया। अब एक काम कर, ये प्रेस को छोड़ और जाकर हमारे लिए नाश्ता बना। निकिता के कहने पर राधिका प्रेस छोड़कर जाने लगती है। तभी उसकी तीसरी भाभी आ जाती है। अरे तुमने कपड़े नहीं धोए थे? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हैं, जाओ पहले कपड़े धो दो। मैं तो रसोई में नाश्ता बनाने के लिए जा रही थी भाभी। एक काम करो राधिका, पहले नाश्ता बनाओ, नाश्ता बनाने के बाद इस साड़ी को प्रेस करना और साड़ी प्रेस होने के बाद सभी के गंदे कपड़े धो देना। ठीक है भाभी, मैं एक एक करके सारे काम कर दूंगी। राधिका बहुत सीधी सिंपल लड़की थी और बहुत मासूम भी थी। उसकी तीनों भाभी उसके ऊपर ऐसे हुक्म चलाती थी जैसे मानो वो घर की नंद नहीं बल्कि वो घर की नौकरानी हो। कितने सारे काम करने हैं मुझे, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है। हे भगवान जी, सब कैसे होगा? राधिका की तीनों भाभियां बहुत सुंदर थीं और गोरी भी थी, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था और वो अपनी नंद को कुछ भी नहीं समझती थी। सारे काम वो राधिका से ही करवाया करती थी, अपने भी और घर के भी। यहाँ तक कि अपने पतियों के आने से पहले रात का डिनर भी वो राधिका से बनवा कर रखा करती थी। अरे शाम होने वाली है, तुमने अभी तक डिनर नहीं बनाया है? सारा दिन हो गया है भाभी मुझे काम करते हुए, कल मेरा एग्जाम है, अगर मैंने अभी पढ़ाई नहीं की तो एग्जाम में क्या लिखूंगी? आज का डिनर आप बना लीजिए। ओहो, देखो तो सही, पढ़ाई करके तू बड़ा कमिश्नर बनने वाली है, करना तो तुझे आगे जाकर चूल्हा चौका ही है। चल जितना कह रहे हैं उतना सुन ले, फटाफट खड़ी हो जाओ, जाकर सभी के लिए डिनर बना। और सुन, आज खाने में घिया के कोफ्ते बना देना, साथ में एक सूखी सब्जी भी। राधिका अपनी भाभीियों की फरमाइश सुनकर रसोई में जाती है और अपने भाइयों के आने से पहले ही डिनर तैयार करके रख देती है। जैसे ही उसके चारों भाई काम पर से वापस आते हैं, तीनों भाभी मिलकर उन्हें खाना इस तरह परोसती हैं जैसे उन्होंने ही बनाया हो। अरे आप थक गए होंगे, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैंने आज घिया के कोफ्ते बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट। हाँ हाँ, और सूखी सब्जी भी है। चलो अच्छी बात है, हम अभी आते हैं थोड़ा फ्रेश होकर। चारों भाई अपने अपने कमरों में जाते हैं और फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, जहां सबसे छोटा भाई राहुल सभी से कहता है, हमारी छोटी बहन कहाँ है, आज कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे राधिका तो आज सुबह से ही अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, बहुत मेहनत कर रही है वो पढ़ाई करके, मुझे यकीन है कि कुछ न कुछ जरूर बनेगी। हाँ ये बात तो सही है। वैसे राहुल ये तो बताओ कि तुम शादी कब कर रही हो? अरे अब तो तुम्हारी शादी का समय आ गया है, इतने बड़े हो चुके हो, नौकरी भी अच्छी खासी कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, अब अपनी आगे की जिंदगी के बारे में तो सोचो, कब तक क्यों अकेले बिताओगे? निकिता, शिल्पा और पारुल तीनों ही राहुल को शादी के लिए बोलने लगती हैं। राहुल शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लेता है और खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वो अपनी बहन राधिका के पास आता है। क्या बात है राधिका, तुम अभी तक पढ़ाई कर रही हो? अगर ऐसी पढ़ाई करते रहोगी तो कल एग्जाम कैसे दोगी? भैया पढ़ाई तो करनी ही होगी, तभी तो एग्जाम अच्छे से होगा। बहुत मेहनती हो तुम, चलो तुम पढ़ाई करो, मैं चलता हूँ। राहुल ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड निशा उसके पास आकर उससे कहती है, राहुल बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे तुमसे शादी करनी है, बस बात खत्म। ना तो माँ मान रही है और न ही पिताजी मान रहे हैं हमारी शादी के लिए। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज ही हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। ये सुनकर निशा बहुत खुश होती है। वो अपने घर से अपना बैग लेकर आई होती है। शाम को वो कोर्ट मैरिज करके घर आते हैं। राहुल ये लड़की कौन है? क्या हुआ भाभी, आपने अपनी देवरानी को ही नहीं पहचाना? कल ही तो आप सब मुझसे शादी करने के लिए बोल रही थी, देखो मैं शादी करके आपकी देवरानी को ले आया। शिल्पा, अंकिता और पारुल तीनों ही निशा को देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि निशा तो उनसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और सुंदर भी। मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ देवरानी जी के गृह प्रवेश के लिए। पारुल आरती की थाली लाकर अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद वो सभी आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। अच्छा राहुल, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी एक बहन भी है जो कि अभी कुंवारी है, तुम्हारी बहन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही।
अच्छा हाँ, राधिका अपने कमरे में होगी, मैं अभी बुला देता हूँ। राहुल अपनी छोटी बहन को बुलाता है। भैया आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, देखो तुम्हारी नई भाभी निशा। निशा राधिका को देखकर बहुत खुश होती है और वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन वहीं राधिका अपने मन में सोच रही होती है। पहले तो मेरा 3 भाभी के बीच बंटवारा होता था काम को लेकर, अब मेरा बंटवारा 4 भाभियों के बीच होगा और अब तो मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाऊंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे भला तुम चाय क्यों बनाकर लाओगी? तुम सबसे छोटी हो। चलो मुझे बताओ रसोई घर कहाँ है, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। निशा से ऐसा कहने पर राधिका उसे रसोई दिखाती है। बस भैया के सामने ढोंग कर रही है। भाभी, पता नहीं ये ढोंग कब तक चलता रहेगा। राधिका मन में ऐसा सोच रही थी तो इधर निशा सभी के लिए बहुत स्वादिष्ट चाय नाश्ता बनाकर लाती है और राधिका को भी दे देती है। वो राधिका को अपने पास ही बिठाती है। और बताओ राधिका, तुम पढ़ाई में क्या कर रही हो? अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का, उसके बाद मैं एमए करूंगी। अरे इतनी पढ़ाई करके क्या करोगी? अब तो तुम्हारी शादी करेंगे हम लोग। हाँ, शादी के बाद अपनी ससुराल में जितनी पढ़ाई करनी है कर लेना। नहीं, शादी के लिए अभी तो ये बहुत छोटी है, अभी इसे अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। ये सुनकर राधिका को बहुत अच्छा लगता है और वहीं राधिका की तीनों बड़ी भाभियों की बोलती बंद हो जाती है। निशा पहले दिन से ही राधिका को बहुत अच्छे से समझाती है, लेकिन शिल्पा, निकिता और पारुल तीनों कुछ दिन बाद से राधिका से फिर उसी तरह काम करवाने लगती हैं जैसे पहले करवाया करती थी। ये सब देखकर निशा उन तीनों से कहती है, अरे राधिका इतनी छोटी है, जेठानी जी आप तीनों को इससे इतने सारे काम नहीं करवाने चाहिए। आप तो घर के काम भी और अपने पर्सनल काम भी बेचारी राधिका से करवाती हो, ये इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बार किसी भाभी को अपने हित में बोलते हुए देख राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो निशा को गले से लगा लेती है। पहले तो मैंने सोचा था कि आप भी मेरे ऊपर ऐसे ही हुक्म चलाने वाली हो जैसे मेरी तीनों बड़ी भाभी चलाती हैं, लेकिन आप तो इनसे बहुत अलग हो। आज जाकर मुझे पता चला कि भाभी का सुख कैसा होता है या फिर घर के अंदर भाभी होना कैसा लगता है। असल मायने में तो आप ही मेरी असली भाभी हो। रोते हुए राधिका के मुंह से ये निकले हुए शब्द शिल्पा, अंकिता और पारुल को एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाते हैं। उन्हें अपनी गलतियों का अफसोस भी होता है, जिसके चलते वो तीनों अपनी नंद से माफी मांगती हैं। हमने तुम पर बहुत अत्याचार किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो ननद जी हमें माफ कर देना। हमने घर के भी तुमसे काम करवाए और अपने पर्सनल काम भी करवाए, लेकिन आज के बाद हम तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे, ये हमारा वादा है। और आज के बाद तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि हम बहुत अत्याचारी भाभी हैं। आज के बाद हम तीनों तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे। तीनों नहीं बल्कि चारों, हम चारों अपनी ननद का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इस तरह राधिका की बाकी की 3 भाभी बिल्कुल बदल जाती हैं और वो उसकी बहुत देख रेख करती हैं, उसे बहुत प्यार करती हैं और उसे कभी घर के काम नहीं करवाती, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगाती है और एक दिन पढ़ाई लिखाई करके वो अफसर बनती है और अपने पैरों पर खड़ी होती है। क्या आपका भी कोई ऐसा अपना है जो आपको कुछ हासिल करने में सपोर्ट करता है? अगर वो है तो कौन है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।